बहुत स्वागत कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं। ट्रंप हमसे कब टैरिफ हटाएंगे पता नहीं, 25% कम से कम तो हटना ही चाहिए जो लगा हुआ है रूस से तेल खरीदने को लेकर के। लेकिन ये और देशों पर कैसे मनमानी थोपते हैं उसका एक उदाहरण मैं आपको दिखाता हूं। आज बेसिकली ट्रंप के टेंट्रम्स, ये मैं आपको 2-3 बयानों में उनके दिखाऊंगा। ऐसा विचित्र आदमी कि वो कब क्या बोल दे, कब क्या कर दे, मन में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। अब पहले देखिए आप, इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा माय फेवरेट वर्ड इज टैरिफ, और मैंने जिस तरीके से टैरिफ का प्रयोग किया है अमेरिका को बलशाली बनाने के लिए, आज तक किसी देश ने नहीं किया। तो इन्होंने कहा कि झूठी खबरें चल रही हैं अमेरिका में कि जो बाइडेन, जो इनसे पहले राष्ट्रपति थे, जो बाइडेन टैरिफ लगाना चाहते थे जैसे मैंने लगाए हैं, अरे उसको तो यही नहीं मालूम था कि वो जिंदा भी है। ये उन्होंने कहा अपने से पूर्व राष्ट्रपति के लिए। तो अब इन्होंने कहा कि मैंने फ्रांस को, इमैनुअल मैक्रों को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा भाई तुम दवाइयाँ अपनी महंगी करो। सर मुझे समझना है, क्योंकि इन्होंने कहा कि तुम अपनी दवाइयों के दाम बढ़ाओ, तो बोले नहीं मैं नहीं बढ़ाऊंगा। फिर उन्होंने कहा नहीं तुम्हें बढ़ाने पड़ेंगे। मैंने कहा मैं नहीं बढ़ाऊंगा। फिर ट्रंप कह रहे हैं मैंने उससे कहा तुम बढ़ाओगे। तो इमैनुअल मैक्रों ने परेशान होकर मुझसे पूछा, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि मैं ये काम नहीं कर सकता और आप कह रहे हैं कि मैं करूँगा। तो उन्होंने कहा कि तुम इसलिए करोगे वरना मैं जो भी तुम फ्रांस से यहाँ बेचते हो सब पे 25% टैरिफ लगा दूंगा, इसलिए जो मैं कह रहा हूं वो तुम करोगे। ये दो राष्ट्रपतियों के बीच की बात है, सुनिए आप इनकी बात। I called up the heads of the countries. As an example, France, I spoke to a very good man, President Macron of France, and I said, Emmanuel, you have to raise your drug prices. He said, no, we will not do that. I said, you have to. I said, no, you're going to. No, I will not do this. Politically, it's unacceptable. I said, Emmanuel, you're going to do it 100%. Please accept it now. Be nice. You're going to do it 100%. No, I will not. I said, yes, you are. He said, why do you keep telling me I am when I'm not? Because if you don't do it, I'm going to put a 25% tariff on everything France sells into the United States of America. अब ये शुद्ध दादागिरी है और कुछ नहीं है। ये शुद्ध दादागिरी है कि मैं ये कर सकता हूं, मुझे कोई मतलब नहीं कि तुम्हारे देश के मेरे देश के कितने पुराने रिश्ते। अच्छा, ये तो सिविलाइजेशनल पार्टनर्स कहते हैं एक दूसरे को कि हम भी गोरे तुम भी गोरे, दुनिया को हम ही ने तो दुनिया बनाई है, ये तो ये मानते हैं। और फ्रांस अपने आप को यूरोप का नेता मानता है। फ्रांस कोई किसी से कम समझता है अपने आप को? इंग्लैंड और फ्रांस की राइवलरी, इंग्लैंड कहता है दुनिया को हमने राज किया, अमेरिका पे भी हमने ही राज किया। फ्रांस कहता है कि हमारी सभ्यता सबसे अच्छी है। अब आ गए ट्रंप साहब कि तुम्हारे पास जो भी हो पैसा मेरे पास है, तो मेरी बात तो तुमको माननी पड़ेगी। सर बिल्कुल ठीक बात है। फ्रांस तो एक तरह से वो ग्रेट वाइट्स की तरह से बिहेव करते हैं कि भाई हमसे महान कौन है। हाँ। उनका एक एटीट्यूड में भी ये है, यदि आप फ्रांस जाएंगे तो वहां पर ये एटीट्यूड है कि कल्चर अंग्रेजी नहीं बोलते। अंग्रेजी आती सबको है फ्रांस में, अंग्रेजी बोलते नहीं, अंग्रेजी नहीं बोलते। तो वो एक कल्चर का आप यदि फ्रांस में जाएंगे तो आप यहाँ से इंडिया से जाते हैं तो आपको कोर्स करके जाना पड़ेगा, फ्रेंच कोर्स। तो लेकिन ट्रंप साहब तो अपने आप में एक महान है, इसलिए कई बार आप जब कहते हैं ना कि नहीं इन्होंने ये कह दिया तो इसका भरोसा हो जाएगा, तब भी मैं आपको कहता हूँ कल क्या बोलेंगे उस पर डिपेंड करता है ना। अब ये जो बात हो रही है वो अपने फार्मास्यूटिकल कंपनीज को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं, क्योंकि फ्रांस की जो टैरिफ यदि वो प्राइसेस नहीं बढ़ाएंगे, और इसलिए उनका कि यदि मैं फिर 25% टैरिफ बढ़ा दूंगा, क्योंकि यदि फ्रांस की दवाइयाँ फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स हैं वो कमजोर रहेंगे तो अमेरिका क्या करेगा? पर अगर वो सस्ते हैं तो इनका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, इनका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। तो इसलिए वो कर रहे हैं। और दादागिरी के में तो अब वो हर जगह जो दादागिरी कर सकते हैं वो दादागिरी कर रहे हैं। हिंदुस्तान तो उसका भुक्तभोगी है एक तरह से, जो काम कर रहे हैं। लेकिन फ्रांस के साथ ऐसा बिहेव करना थोड़ा सा अचरज भरा। लेकिन अब आप ये सोचिए कि भारत, इन्होंने कम से कम ये क्लेम नहीं किया कभी कि मैंने मोदी जी से सीधी ऐसी कोई बात की। दुनिया के हर देश के लिए बात कर चुके हैं ये। अब फ्रांस जैसे देश के, ये तो लगभग लताड़ने वाली भाषा उन्होंने बोली, लताड़ने वाली भाषा। और इमैनुअल मैक्रों मतलब दमदार लीडर्स में से हैं दुनिया के। ऐसा सर अगली खबर ये भी उनसे जुड़ी हुई है। इसमें ट्रंप की एक ख्वाहिश भी है, एक फ्रस्ट्रेशन भी है। उन्होंने कहा कि कह रहे थे कि हमको यहाँ मतलब रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट पार्टी, हमको एकजुट होना पड़ेगा। अगर हमको अमेरिका को आगे बढ़ाना है तो हम लोग को यूनाइटेड रहना पड़ेगा। देखिए चीन कितना अच्छा है, वहाँ पर शी जिनपिंग कहता है डू इट, तो डू इट हो जाता है बस, क्योंकि उसका कहना हो गया बस। कह रहा मेरे साथ ऐसा नहीं है तो मुझे तो मजबूरी में कोऑपरेशन मांगनी पड़ती है आप लोगों से, नहीं तो चाहता तो मैं भी यूं डू इट। सुनिए जरा वो शी जिनपिंग से कितने प्रभावित हैं।
I believe there'll only be one country that really benefits, and it should be the United States, and it will be if we do this, if we're unified. We have to be unified. China is unified because they have one vote. That's President Xi. He says do it, and that's the end of that. You know, we have a different system, but we have a system that's good, but we only have a system that's good if it's smart. David Sachs, can you say a few words, please? अब सोचिए इस आदमी के पास वाकई अगर शी जिनपिंग जैसी ताकत होती तो ये क्या करता सर त्रिपाठी जी? नहीं, देखिए, ट्रम्प शी जिनपिंग से प्रभावित हैं, तो हम सबको याद रखना चाहिए कि किम जोंग उन से उड़कर मिलने गए थे। तो ट्रम्प को प्रभावित ऐसे लोग ही करते हैं, इसको आप समझिए। ट्रम्प सीरिया के उस व्यक्ति को जो अब राष्ट्राध्यक्ष हो गया है, जो उसके ऊपर रिवॉर्ड रखा था, कितना $10 मिलियन शायद था या कितना था, उसके साथ वो हंसी मजाक करते दिखते हैं। ट्रंप को वही भाषा समझ में आती है, और ट्रंप एक तरह से कहें कि उस चीज को एस्पायर करते हैं, और इसीलिए डेमोक्रेटिक जो सेटअप है अमेरिका का वो उनको रास नहीं आ रहा है। इसीलिए जो वर्ल्ड का एक सेटअप था वो उनको रास नहीं आता है। वो चाहते हैं कि हम अपने लिहाज से सब चीजें बदल देंगे। और जब आप शी जिनपिंग को एस्पायर करने लगते हैं तो आप कहां अमेरिका में कितने बचे हैं? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लगाने से बात नहीं होगी। अमेरिका में कितने ट्रंप बचे हैं ये भी एक बड़ा सवाल है। अच्छा, अब आपने क्योंकि बात है सर, ये वो ट्रंप कर रहे हैं जो एक बार राष्ट्रपति रह चुके हैं, पहली बार बने और उनको अनकंफर्टेबल हो, समझ में आता है। 5 साल 4 साल राष्ट्रपति रह चुका है, वो दूसरे टर्म में इस तरीके से बिहेव कर रहा है कि जैसे बिल्कुल डिक्टेटर के रूप में उसको लगता है, और शी जिनपिंग की तारीफ कर रहे हैं कि जहां लोकतंत्र नहीं, जहां चुनाव नहीं होते। मतलब वो क्या अमेरिका में चाहते हैं कि भाई कोई लोकतंत्र ना हो, मैं जो बोलूं वो हो, और इतने मनमानी वो कर रहे हैं। जो व्यक्ति कनाडा को अपना 51वां राज्य बनाने का प्रस्ताव दे सकता है, अभी और चाहता है वो कि मैं और ताकत हो, और करे, तो उससे और क्या उम्मीद की जा सकती है? वैसे देखिए, जो एक बार ताकत चख लेता है ना, तो फिर तो उसका कोई अंत नहीं, वो और चाहता है। अमेरिका की तो ताकत ही डेमोक्रेसी है। लेकिन अभी अब सर, मैं एक मजेदार खबर, वो नॉर्थ कोरिया वाली खबर आगे कर दीजिए जरा, क्योंकि बात आपने छेड़ी थी किम जोंग उन की, तो मैं वो बता देता हूं आपको। ट्रंप तो किम जोंग उनसे भी मिले हुए हैं, ये नॉर्थ कोरिया गए हुए हैं। अच्छा, वो उस दुनिया में एक देश जिसके बॉर्डर्स पूरी तरीके से क्लोज्ड हैं, अंदर क्या होता है किसी को नहीं मालूम। किम जोंग उन, उससे पहले इनका पिता शासक था, उससे पहले उनके पिता शासक थे। तो बेसिकली किम जोंग उनके दादा ने नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की लड़ाई में हिस्सा लिया, और ये कम्युनिस्ट सोच वाले थे। इन्होंने वहां पर शुरुआत कम्युनिज्म से की, और उसके बाद पार्टी की, देश को पार्टी मतलब परिवार को ही देश बना दिया। पहले दादा, फिर बेटा, फिर अब ये पोता। वहां पर किस हद तक सर्विलांस है इसका एक अंदाजा मिला। एक व्यक्ति वहां से छूटकर बाहर आने में कामयाब हो गया। बीबीसी की खबर थी, बीबीसी को उसका फोन मिला, तो उसको फोन को एग्जामिन किया कि नॉर्थ कोरिया में लोग फोन पर कैसे बात करते हैं। नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट नहीं है, या मैं पढ़ रहा था तो इनके पास इंटरनेट नहीं है। इन्होंने एक क्वांगम्योंग करके एक इंट्रानेट बनाया हुआ है जो केवल इनके देश के अंदर चलता है। आप वही ऐप डाउनलोड कर सकते हो जो सरकार से अप्रूव्ड है ऑब्वियसली। अब वो फोन में फीचर, फोन वही जो सरकार, वहीं के बने फोन बिक सकते हैं आप, वहां कोई आप सैमसंग का, एप्पल और ये सब फोन नहीं खरीद सकते। वहीं जो फोन बनते हैं वही आप लोगे। उसके अंदर इनबिल्ट जो मैकेनिज्म है वो हैरान करने वाले हैं। जैसे वो ऑटो करेक्ट कर देता है, जैसे उसमें खबर में उन्होंने लिखा है कि अगर आप उस पर बॉयफ्रेंड टाइप कीजिए या गर्लफ्रेंड टाइप कीजिए तो वो उसको कॉमरेड बना देगा। ये नहीं, ये डिक्शनरी में शब्द ही नहीं है बॉयफ्रेंड, वो उसको कॉमरेड ऑटो करेक्ट कर देगा। अगर आपने साउथ कोरिया, इनका सबसे बड़ा दुश्मन, साउथ कोरिया टाइप किया तो वो उसको करेक्ट कर देगा पपेट स्टेट, पपेट कठपुतली सरकार वाला देश, ये कर देगा वो उसको। हर 5 मिनट में नॉर्थ कोरिया में जितने लोगों के पास मोबाइल फोन है उसका स्क्रीनशॉट अपने आप ले लिया जाता है। फोन का मैकेनिज्म है, वो स्क्रीनशॉट लेगा और आप एक फोल्डर आप ही के फोन में सेव करता जाएगा हर 5 मिनट में। लेकिन वो फोन यूजर उसको एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन बैकएंड पे कोई आदमी जो है सारे फोन चेक कर रहा है कि इसने क्या कंटेंट टाइप किया, इसने क्या सर्च किया, इसने किससे बात की, इसकी मैसेजेस क्या हैं, वो सारी की सारी बातें जो है वो अंदर ही अंदर जो है वो सेव होती जाएगी। तो ये इस तरीके की सर्वेलांस ये बताता है कि भाई कैसी सत्ता है और क्या जिंदगी होगी नॉर्थ कोरिया के लोगों की क्या जिंदगी होगी। अच्छा, उसमें एक मजेदार सर, उसमें एक महिला का बयान उसमें छपा हुआ था। वो फिशिंग के बहाने उसने समंदर पार कर लिया और नॉर्थ कोरिया से भाग के कहीं और आ गई। तो वो कहती, उसने जब बाहर जाके दुनिया देखी, साउथ कोरिया गई, तो उसने कहा कि मैं मानती थी कि सारी दुनिया ऐसी ही होती है, मतलब जैसे हम जीते हैं सारी दुनिया ऐसे जीती है। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि दुनिया में आजादी ऐसी होती है। शी वाज शॉक्ड।
चीन कल्चरल रिवॉल्यूशन से के बाद क्या ऐसा ही नहीं गुजरा था। मुझे एक पुस्तक का फॉरवर्ड याद आ रहा है, और वो पोलैंड के एक कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर ने उस पुस्तक की फॉरवर्ड लिखी थी, जिसमें था कि पुस्तक के प्रेफेस पे लिखा हुआ था कि स्कूलों में माओ की तस्वीरें लगी रहती थी, और उस पर एक नीचे लिखा हुआ रहता था, कॉमरेड माओ इज वॉचिंग यू, विच ब्लड यू बिलोंग्स टू, व्हाइट और रेड। व्हाइट का मतलब कैपिटलिज्म और रेड का मतलब कम्युनिज्म, यानी कि आपके पिता कैपिटलिज्म के समर्थक हैं या नहीं है, यहां तक रेजिमेंटेशन ऑफ माइंड हुआ करता था। अब सर्विलेंस की आपने बात कर दी, हमारे यहां तो बहुत सारी मुश्किलें होती हैं, वहां पर उनको एनिमी क्या है उनको आइडेंटिफाइड है, और उनकी सर्विलेंस ऐसी है जिसे उनके कार के में चिप्स लगा दिया जाता है, और वो कहां मूव कर रहे हैं, किस दिशा में मूव कर रहे हैं, ये उनके देश को पूरा पता है, उनके एजेंसी सिक्योरिटी एजेंसी को उनको पता है। तो इस प्रकार के, अब तो जिसे कहते हैं कम्युनिज्म के अंदर कहा ही जाता था कि एक आयरन वॉल है। बट सर ये तो परिवार की सत्ता है, इसमें कौन सा कम्युनिज्म है? नहीं, देखिए, उन्होंने जो किया है वो कम्युनिज्म के नाम पर ही किया है। ये कैसे आप कह सकते हैं कि चाइना में कम्युनिज्म है क्या? चाइना तो पूरा कैपिटलिस्ट कंट्री हो गया, लेकिन सब कुछ हो किसके नाम पर रहा है? कम्युनिज्म के नाम पर हो रहा है वहां पे। और मजेदार बात है, इसी कम्युनिज्म के खिलाफ पूरा अमेरिका लड़ते हुए इतना दूर तक पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड इसी के खिलाफ लड़ा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो नाटो वगैरह गठन हुआ, उसका एक था कि हम डेमोक्रेसी को चाइना कहीं भी, चाइना या सोवियत यूनियन कहीं पेनिट्रेट तो यहां देना डेमोक्रेसी, जहां जरूरत है अमेरिका को डेमोक्रेसी देने की, यहां तो गले लग जाते हैं ट्रम्प जाकर के किम जोंग उन के। अब तो मतलब क्या जिंदगी है भाई, और करोड़ों की आबादी है, नॉर्थ कोरिया में छोटी मोटी आबादी नहीं रहती। ट्रम्प जो बोल रहे हैं पूरा वेस्टर्न सिविलाइजेशन को डिमोरलाइज कर रहे हैं और डिमीन कर रहे हैं। अब मुझे कल सर ने कहा कि तुम रोज एक ऐसी खबर बताया करो जिसे कहते हैं ना कि मजा नहीं आए तो पैसे वापस। तो सर आज की मजा नहीं आए तो पैसे वापस वाली खबर, रोज लगता है कुछ आएगा, आता ही नहीं। देखिए अब जो अगली खबर आपको, ये खबर भी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, मैं उम्मीद करता हूं। अगली खबर सुनिए आप, मजेदार। आप लड़वा करके मानेंगे। सुनिए तो, वेनेजुएला और अमेरिका के बीच युद्ध छिड़ सकता है कभी भी। अमेरिका वेनेजुएला पर बड़ा हमला कर सकता है। ट्रम्प तो खुल के धमकी दे रहा है, वहां पर जंगी बेड़े भेजे हुए, हजारों की फौज लगा दी है। अब सर मैंने एक वीडियो देखा, मैंने मादुरो जवाब दे रहे थे ट्रम्प को कि हम भी लड़ेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, हम बैठे नहीं रहेंगे अगर अमेरिका पे हमला करेगा। तो ऐसे खड़ करके वो माइक के सामने ऐसे ऐसे हाथ ला रहे थे, मेरा ध्यान गया उसके हाथ पे। निकोलस मादुरो वेनेजुएला का राष्ट्रपति, ये देखिए तस्वीर आ गई, राइट हैंड देखिएगा उनका, हाथ में क्या बंधा है। मुझे लगा कि इसने कलावा बांधा हुआ है क्या, जो हिंदू हम लोग मानते हैं, रक्षा सूत्र। मैंने कहा ये कलावा बांधा है क्या? लग तो वैसा ही रहा है, क्योंकि जब हम बांधते हैं तो धागे का सिरा थोड़ा सा खुला रहता है, बाहर दिखता है, अदरवाइज कोई रिस्ट बैंड जैसा होता तो ऐसा नहीं लगता। तो मैंने वैसे ही गूगल कर लिया कि निकोलस मादुरो हिंदुइज्म, तो पता चला ये तो पुट्टपर्ती साईं बाबा का भक्त है। ये 2005 की तस्वीर है, निकोलस मादुरो पुट्टपर्ती के साईं बाबा, वो तो मुझे याद नहीं वो कब गए दुनिया से, उनका भक्त निकला। और इतना ही नहीं, फिर यह पता चला कि ये भक्त है, अपने दफ्तर में एक बहुत बड़ी तस्वीर लगा के रखता है, और इनकी पत्नी भी इनके साथ जो है 2005 में अपनी पत्नी सिलिया फोर्ब्स के साथ, ये आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्ती जा चुके हैं, साईं बाबा के दर्शन कर चुका है ये आदमी। तो ये तो भाई तो हिंदू निकला है। तो त्रिपाठी जी नहीं, देखिए हिंदू निकला। इस दुनिया का अंतिम सत्य यही है सौरभ जी, इसको कोई माने ना माने, बराक ओबामा के टेबल पर हनुमान जी होते हैं। वो कैसे दिख रहा है, क्या व्यवहार कर रहा है, वो सब अलग है, लेकिन सबको ये लगता है कि अगर कोई ईश्वर जैसी कोई अवधारणा है तो वो सनातन वाली अवधारणा है, जहां कुछ फोर्सफुली नहीं है, जहां हो सकता है अलग अलग तरीके की बात हो सकती है, ऐसा नहीं है, क्रिश्चियनिटी भी है, इस्लाम भी है, दुनिया भर के यहूदी हैं, जाने कौन कौन है, लेकिन जिसका भी, जिसको कहते हैं ना कि अंतर्मन जिसका खुल जाता है, जिसका एक बार साक्षात्कार हो जाता है, उसको लगता है कि अच्छा ये वाला हिस्सा है जो सबसे अलग है। अब
मादुरो ऐसी इस तरह से दिखेंगे, ये तो हमें भी नहीं पता था, तो ये तो पैसा आप वापस न मांगने लगे। बस पैसा वसूल है ना। नहीं वसूल नहीं, आप तो वापस मांग सकते हैं इस खबर को नहीं दिखा नहीं, के। इसको दिखाकर तो पैसा वसूल हो रहा है कह ना। रहे हैं हम मादुरो के साथ खड़े हैं अब। अब आप मादुरो के साथ हो गए। मादुरो के साथ ये भी खड़े डिक्टेटर है हैं। सर। कोई बात नहीं है, किम जोंग उनसे भला आदमी नहीं है। नहीं हिंदू नहीं, देखिए, अब ये तो हमको भी जाना ही पड़ेगा ना। नहीं हर वो हिंदू डिक्टेटर मुझे पसंद है जो ट्रंप के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। सर 1985 में मेरे मुलाकात हुई। मादुरो से? नहीं पुट्टपर्ती साईं बाबा से। साईं बाबा से, मादुरो से तो नहीं हुई, पुट्टपर्ती से। और उनके बड़े भक्त उस जमाने में हुआ करते, बहुत बड़े। उस समय तक ये शिरडी के साईं बाबा का बहुत वो नहीं था, चला करता था। और ये साईं बाबा सत्य साईं बाबा उनको बोलते हैं, और वो अपने भभूत दिया करते थे। अब ये भी मादुरो की तरफ हो गए। त्रिपाठी जी ने अपना कलावा दिखा और दिया। अभी आपको याद हो कि प्रधानमंत्री जी और ऐश्वर्या बच्चन भी उनके कार्यक्रम में वहां गए थे, पुट्टपर्ती। तुलसी कपाट बाय बर्थ हिंदू नहीं है। हाँ, तुलसी बाय बर्थ नहीं, बाय बर्थ हिंदू नहीं है। जो नेशनल डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस अमेरिका की हैं यूएस में, वो बाय बर्थ हिंदू नहीं है। उन्होंने हिंदुइज्म अपनाया है। हाँ, समीर जी। बहुत आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि मतलब आपने इतना सर्च करके पता कर लिया उनके बारे में कि भाई वो भारत भी आए थे और पुट्टपर्ती साईं बाबा के भक्त रहे, और भारत में विदेश में एक बड़ा फैन फॉलोअर इनका रहा है। ऐसा नहीं कि मतलब मादुराई, तमाम दुनिया के तमाम बड़े लोग इनके फॉलोअर रहे। तो नासा के 4 साइंटिस्ट पुट्टपर्ती आते थे, चमत्कारी बाबा इनको अपना धर्म मानते थे, और कोई भी योजना बनाते थे या कुछ सर्वे करते थे या कुछ अगर किसी प्रोजेक्ट पर काम करते थे, पुट्टपर्ती आके उनसे आशीर्वाद लेकर जाते थे कि आपका आशीर्वाद रहेगा तो नासा में हम इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो उनका एक बड़ा फैन फॉलोअर रहा है। उनको बड़ा एक माना जाता है कि भाई वो जिसके ऊपर हाथ रखते हैं और जिनके उनको दर्शन हो जाते हैं, उनकी जिंदगी संवर जाती है। प्रधानमंत्री मोदी अभी खुद गए थे, सचिन तेंदुलकर, ऐश्वर्या राय, मतलब तमाम बड़ी हस्तियां गई थी, रजनीकांत वहां पर थे, और साउथ में इनको बड़ा माना जाता है। इन्हीं के कार्यक्रम में गए। इन्हीं के कार्यक्रम में गए, जहां ऐश्वर्या राय ने मोदी जी के पैर छुए थे। बिल्कुल वहां पैर छुए थे वहां पर। सुनील गावस्कर भी इनको बहुत मानते हैं। इस खबर से केवल आपने हर्ष जी को निराश किया है, क्योंकि ये ऐसी खबर है जिसमें कोई पैसा वापस नहीं मांग सकता। नहीं, मैं कह रहा हूँ पुट्टपर्ती से अलग भी स्टीव जॉब्स की पत्नी अभी कुंभ में रह के गई। कुंभ में रह दुनिया भर के बड़े लोग, और मैं बार बार कह रहा हूँ, स्टीव जॉब्स तो उनके भक्त थे सर। वो नीम करौली बाबा नैनीताल के ऊपर। एक तरह से कहें तो दुनिया में जब किसी को अध्यात्म के मार्ग पर अपने आप को पहचान, जब तक भोग विलास करना है तो वो पश्चिम की तरफ जाता है। अच्छा, नहीं मुझे अच्छे मोड़ पे ले आया। अच्छा, अब जिनसे इनका झगड़ा है ट्रम्प, अब आपने भोग विलास कहा ना, तो वो तो भोग और विलासता सारा जीवन इसमें ही बिताया ट्रम्प ने। उनका वो बयान एक रह गया ना, महिलाओं पे एक बयान, वो एप्स्टीन फाइल में एक 16 फाइलें जो थी वो गायब थी, ब्लैक थी बिल्कुल, जो रिलीज की जस्टिस डिपार्टमेंट ने अमेरिका में। तो लोगों ने कहा इसमें ट्रम्प की तस्वीर होगी पक्का। तो फिर एक जारी की गई ट्रम्प की तस्वीर, लेकिन ट्रम्प की बड़ी एक ठीक ठाक सी तस्वीर जिसमें वो ढंग के कपड़े पहने, पत्नी के साथ, और जेफरी एप्स्टाइन जो सेक्स ऑफेंडर था उसकी और उसकी गर्लफ्रेंड के बगल में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मुझे एक बयान मिला ट्रम्प का, उसको आप सुनिए। ट्रम्प ने कहा कि वैसे मैं बड़े सौंदर्य बोध का आदमी हूं, बड़ा एस्थेटिक सेंस वाला मैं आदमी हूं, और कोई महिला सुंदर लगती है तो मैं तारीफ करता हूं, करता था, लेकिन राजनीति अब नहीं करता। करना चाहिए, लेकिन मैं अब नहीं करता हूं, क्योंकि राजनीति में आने के बाद किसी महिला पर कोई टिप्पणी करना ये डेथ सेंटेंस जैसा है। जरा सुनिए ट्रम्प का डर। Very aesthetic person, believe me. Except with women, I don't care what a woman looks like. I used to say beautiful, now I don't care. Since politics, I never mention looks anymore. The most beautiful woman can walk right across. I don't even look at her anymore. Because in politics, that's the sign of death. We don't look. ये भाई को कोई मतलब नहीं है, वो कह रहा मैं उठ गया दीन दुनिया से अब। देखिए ट्रम्प को छोड़ दीजिए आप। हमको तो लगा था कि कुछ और आप दिखाइएगा। देखिए हैरानी नहीं हुई, ट्रम्प कह रहा है मैं महिलाओं पे कमेंट नहीं करता अब। भूल जाते हैं, वो भुलक्कड़ हैं। मेलोनी को लेकर के क्या कहा था, अमेरिका की एक पत्रकार को लेकर के क्या कहा था कि आप बहुत सुंदर हैं। और अभी वो ऐसा नहीं है, के भी किसी ऐसा नहीं है, स्टाफ के लिए बोला था। जब उनको लगता है ना कि से ऐसा बोलने के लिए ठीक है, राजनीतिक तौर पर ठीक है, लेकिन जिसकी आदत है उसको आज ही रखिए, जिसकी आदत हो गई है ना, वो ये सब छोड़ता नहीं है बोल दे। चलिए आज तो चलिए बहुत मजेदार खबरों पर भी बात हो गई, गंभीर खबरों पर भी बात हो गई। आज समय इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत धन्यवाद समीर जी, प्रोफेसर साहब आपका, जय जी, हर्षवर्धन जी, बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं 1 बजे कहानी कुर्सी की में।